नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक में हम लोहिया जी के बारे में पढ़ेंगे और उनके विचार समझेंगे। पॉलिटिकल विचार, सोशल विचार, इकोनॉमिकल विचार और जो उन्होंने सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया उसके बारे में समझेंगे। तो एक लोहिया जी के बारे में अगर हम इंट्रो देखें तो लोहिया एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी, समाजवादी नेता और सामाजिक सुधारक थे। तो क्या क्या थे? क्रांतिकारी नेता, ठीक है, समाज सुधारक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक समाजवादी नेता, समाजवादी पार्टी के नहीं थे, ठीक है। 23 मार्च 1910 को 23 मार्च 1910 इस दिन इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं अकबरपुर से प्राप्त करी, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया इन्होंने। लोहिया ने यूरोप में भी पढ़ाई की और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी हायर एजुकेशन करी, जहां उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विचारों का गहन अध्ययन किया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 23 साल की अवस्था में अपना पीएचडी कंप्लीट करके लोहिया इंडिया आए और इनका पीएचडी का सब्जेक्ट क्या था? गांधी का नमक सत्याग्रह। मतलब समझ रहे हैं? तो प्योर गांधीवादी नेता होंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखिए गांधीवादी नेता। इसके बाद आप देखिए लोहिया का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भारी आंदोलन किए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने विचारों में एक नया मोड़ दिया। उन्होंने न केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की, बल्कि अपने जीवन में सामाजिक न्याय और गरीबों के लिए भी कठिन लड़ाई लड़ी। लोहिया का विचार था कि भारत की आज़ादी सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से नहीं, बल्कि उन प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्थाओं से भी मिलनी चाहिए जो गरीबों और दलितों को दबाती है। उन्होंने कंप्लीट रेवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, या फिर जिसे हमने सप्त क्रांति, 7 क्रांतियाँ बोलते हैं, वो सिद्धांत भी दिया, जिसमें उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों की बात की। उनका ये विचार था कि सच्ची आज़ादी तभी मिल सकती है जब समाज में सभी को बराबरी का अधिकार मिले, ठीक है। बराबरी के बिना स्वतंत्रता कोई काम की नहीं है, ठीक है। लोहिया का योगदान उनके लिखे गए कामों और उनके जीवन में किए गए प्रयासों के रूप में सदा के लिए याद रखा जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हमने लोहिया जी के बारे में समझी। साथ ही में लोहिया जी के बारे में भी कहा जाता है कि ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे प्लस गांधीवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे। तो दोनों का इनके पास एक तो कॉम्बो था, सबसे पहली बात, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि 1910 में पैदा हुए तो 32 के आसपास, 32-33 के आसपास ये इंडिया तो आ ही गए थे। फिर क्या हुआ था कि और जो सोशलिस्ट पार्टी करके कांग्रेस, ऑल इंडिया सोशलिस्ट कांग्रेस या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी करके बनी थी, तो उसमें नरेंद्र नाथ दत्त हो गए, आपके जेपी हो गए, उषा मेहता जी हो गए और जयप्रकाश नारायण तो ने बता दिया, राम मनोहर लोहिया ये भी शामिल थे, ठीक है। तो इन्होंने उसमें जो सोशल अवेयरनेस फैलाना था भारत में ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये सब काम किया। फिर जब 1942 में 9 अगस्त को सारे क्रांतिकारियों को जब अरेस्ट कर लिया गया, तो ग्राउंड लेवल पे जो लोहिया जी ने, उषा मेहता जी ने, अरुणा आसफ अली जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने जो काम किया वो अतुलनीय काम था, ठीक। मतलब इन्होंने ग्राउंड लेवल पे रह करके क्रांति को एक विस्तार दिया, बड़ा रूप दिया, जबकि लीडरशिप की कमी हो रखी थी उस समय, और ऐसे समय पे इन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई, ठीक। अब लोहिया जी ने कुछ किताबें लिखी हैं, तो किताबें क्या हैं? व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के चक्र। फिर अगली है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। फिर अगली है द कास्ट सिस्टम, फ्रैक्चर्ड फ्रीडम, गिल्टी मैन्स ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, द इंडियन लैंग्वेज प्रॉब्लम, द मिस्ट्री ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक, सम फंडामेंटल्स ऑफ फ्री इकोनॉमी। अब देखिए एक काम की चीज़, जैसे क्या हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी हो कि नहीं हो ये नहीं पता, लेकिन
लोहिया जी को समझने के लिए ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। लोहिया जी कैसे थे? गांधीवादी विचारक थे। जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो क्या हुआ 1948 में बिरला हाउस में रहते थे गांधी जी। तो 28 जनवरी को गांधी जी और लोहिया जी के बीच में बातचीत हुई, जिसमें गांधी जी ने कहा कि मतलब लोहिया जी, मैं आपसे कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस किस तरीके से आज़ादी के बाद वर्क करे, ठीक है, किस तरीके से। पहली बात तो ये था कि गांधी जी जो थे वो देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देने की बात करते थे, मतलब कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए आज़ादी के बाद, अब उसका काम नहीं, अब नए सिरे से कोई पार्टी बने और वो फिर उससे फिर देश में रूल, इस तरीके की चीज़ें करते थे। तो गांधी जी ने लोहिया जी से कहा कि मतलब कांग्रेस जो है अब मतलब आज़ादी के बाद फिर उसका बर्ताव बदल चुका है और दूसरे तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रही है, तो मैं मतलब मुझे आपसे उस विषय में कुछ बातें करनी है, तो हम कल 29 जनवरी को इस विषय पे बात करेंगे। अब क्या हुआ, जब 29 जनवरी की तारीख आई तो क्या हुआ कि लोहिया जी गांधी जी से जब दोपहर में मिले, तो लोहिया जी ने गांधी जी से बोला कि आपने कुछ बात ही नहीं करी, आपने आज बात करने को बोला था। तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि मैंने तुम्हें उठाना उचित नहीं समझा, अब हम इस विषय पे कल बात करेंगे। फिर अगला दिन था 30 जनवरी 1948 और इस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो इसके बाद तो ये एक इनके लाइफ में मतलब गांधी जी कितना इनको मानते थे, आप इससे अंदाज़ा लगाइए, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद इन्होंने नेहरू के अगेंस्ट भी चुनाव लड़ा, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें भी ये करते रहते थे और एक ऐसा विपक्ष था ये उस समय में कि मतलब कांग्रेस को मतलब हिला देने वाली जो हिमाकत थी वो यही लोग कर सकते थे। तो इनके कुछ राजनीतिक विचार थे, जैसे लोकतांत्रिक समाजवाद। लोहिया ने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद के एक रूप की वकालत की, जिसमें लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों पर जोर दिया। उनका मानना था कि समाजवाद को लिंग, जाति, आर्थिक असमानताओं सहित विभिन्न प्रकार की असमानताओं को संबोधित करना चाहिए। फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण। उन्होंने स्थानीय शासन संरचनाओं जैसे पंचायती राज प्रणाली के सशक्तिकरण की वकालत की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक शक्ति आम लोगों तक पहुंच सके और केंद्रीकृत अधिकारियों में केंद्रित ना हो, ठीक है। तो गांधी जी के चेले हैं तो विकेंद्रीकरण की बात तो करेंगे। फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं तो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करेंगे। अब इंडिजिनाइजेशन तो कर देंगे उसका। फिर कांग्रेस विरोधी गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा पेश की, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एकजुट विपक्ष के गठन की वकालत की। 1956 में इन्होंने क्या किया कि लगभग सभी को एकजुट कर लिया कांग्रेस विरोधी मतलब गैर कांग्रेसी दल बनाने के लिए, ठीक है। और इसका सर्वे सर्वा उन्होंने किसे बनाया? भीमराव अंबेडकर जी को बनाया। और जब अंबेडकर जी को बनाया तो और इन्हें मतलब इनके तरफ से फिर कोई अगर प्रधानमंत्री बनता, निर्वाचित होता, जो भी आगे चलता, तो फिर अंबेडकर जी ही बनते। तो इन्होंने अपना अंबेडकर जी को नेता बनाया अपना, ठीक है। लेकिन अब मसला ये हो गया कि 6 दिसंबर 1946 को 1956 को अंबेडकर जी की डेथ हो गई, ठीक है। तो लोहिया जी का ये भी सपना एक पूरा नहीं हो पाया। तो इस तरीके से ये इन्होंने पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपने के कुछ काम थे। फिर इन्होंने चौखंबा योजना दी। चौखंबा योजना के तहत इन्होंने कहा कि जो एक राष्ट्र है वो गांव, मंडल, प्रांत, राष्ट्र, ठीक है, इसमें उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। और जो गांव है, ठीक है, उनको पुलिसिंग प्लस जो कुटीर इंडस्ट्री है इसका केंद्र होना चाहिए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। यही देखिए गांधीवादी विचार है। फिर जिलाधीश का पद समाप्त होना चाहिए, इसकी इन्होंने पैरवी करी। तो ये आपको याद रखना है चौखंबा योजना। अब अगला हम इनके सामाजिक विचार देखेंगे, उसी में हम इनका नव समाजवाद का विचार अगर देखें तो नव समाजवाद का विचार कहता है इनका कि पहली बात तो मतलब समाजवाद जो चल आ रहा था ढर्रा, ठीक है, उसकी तो उन्होंने हिमाकत उन्होंने कहा कि ये समाजवाद नहीं है जो चला आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो यूरोपीय समाजवाद है वो एशियाई देशों के लिए सही नहीं है। समाजवाद का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि अगर इसको आप इस सेंस पे देखें कि जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, ठीक है ना,
उनका भी हमें क्या करना है, उत्थान करना है। और एक अगर इकोनॉमिकल सेंस पे देखें तो इसमें ये होता है कि जो आय के साधन है, ठीक है, उस पर सभी का समान हक हो। ऐसा नहीं हो कि उस पर मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, जो मतलब आय के साधन पर सभी का हक होना चाहिए, सिर्फ मतलब कैपिटलिस्ट और इनका नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट का। तो यूरोपीय समाजवाद जो है एशियाई देशों के लिए सही नहीं है, ऐसा कहते थे। दूसरा ये भी कहते थे कि एशियाई समाजवादियों को अपनी नीतियाँ खुद बनानी होंगी, ठीक है। और नव समाजवादी व्यवस्था के 3 मूलभूत आधार इन्होंने दिए। पहला, सभी उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों, इनका राष्ट्रीयकरण करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि राष्ट्रीयकरण मतलब कि 51% के आसपास अगर शेयर गवर्नमेंट के पास है तो ये नेशनलाइज हो गई, ठीक है, प्राइवेट तो नहीं है। अगर यही 51% गवर्नमेंट के पास नहीं होते तो प्राइवेट कंपनी होती। तो 51% जो है शेयर है वो गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, पहली बात तो। इसके ऊपर कितना भी हो जाए, 100% हो जाए, वो अपनी जगह है। इससे ये होगा कि ये कंपनियां जो है कल को खूब प्रॉफिट कमा ली, घाटे में चलेगी तो भागेंगी तो नहीं, ठीक है। तो ये नेशनलाइजेशन, और फिर नेशनलाइजेशन होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी में बढ़ेंगी, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ये सब चीज़ें होगा। तो ये था इनका नव समाजवाद। अब इन्होंने कुछ सप्त क्रांतियाँ दी थी भाई साहब, ठीक है। इन्होंने बोला था कि मतलब जो समाज है वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार कैसा होना चाहिए। सप्त क्रांति दी। लोहिया ने न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता वाले 7 क्षेत्रों की पहचान करी। देखो भाई, सबसे पहली बात, लैंगिक समानता की बात करेंगे ना, करेंगे। पुरुषों, महिलाओं, इनके लिए समान अधिकारों और अवसरों को बढ़ावा देना, ये बात बोलेंगे। दूसरा, नस्ली भेदभाव का उन्मूलन, त्वचा के रंग के आधार पर असमानताओं खत्म करना, कि भाई मतलब जो अपार्थाइड की पॉलिसी होती है ना कि वही रंग भेद वाला, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। जाति आधारित समानता होनी चाहिए, जाति व्यवस्था खत्म करना, सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसके अलावा उपनिवेशवाद का अंत, राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना, विदेशी वर्चस्व को समाप्त करना, ठीक। आर्थिक समानता की बात करते थे, उत्पादन और निष्पक्ष वितरण में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को कम करना। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अन्यायपूर्ण सामाजिक अतिक्रमणों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, ठीक है। फिर अहिंसा और निशस्त्रीकरण है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत करना और सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग करना। सिंपल सी बात है, गांधी जी के चेले अहिंसा की बात करेंगे। तो आप देखिए क्या क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले आपको याद रखना है जेंडर इक्वालिटी। फिर दूसरा आपको याद रखना है कि कलर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा आपको क्या याद रखना है, कास्ट इक्वालिटी होनी चाहिए। चौथा आपको क्या याद रखना है, इकोनॉमिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। पांचवा क्या याद रखना है, इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। छठवां आपको क्या रखना है याद, कि उपनिवेशवाद जिससे हम परेशान थे वो नहीं होना चाहिए। सातवां क्या याद रखना है आपको, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने कही भाई साहब ने। और क्या कहा इन्होंने, और इन्होंने कहा कि सामाजिक समानता और जाति उन्मूलन होना चाहिए। जाति व्यवस्था के मुखर आलोचक थे, इसके उन्मूलन की दिशा में काम करते थे। लोहिया ने सकारात्मक कार्रवाई और नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया जो हांसी पर पड़े समुदायों का उत्थान करेंगे, सामाजिक सद्भाव और समानता को बढ़ावा देंगे। फिर विकेंद्रीकृत समाजवाद की बात करते थे। भारतीय वास्तविकताओं में निहित समाजवाद के एक रूप पर जोर दिया। पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों मॉडलों को खारिज कर दिया। उन्होंने विकेंद्रीकृत शासन की वकालत की, स्थानीय समुदायों को उनके विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाया, ठीक है। इसके अलावा जाति व्यवस्था उन्मूलन, कि भाई जाति व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए, जाति व्यवस्था के मुखर आलोचक थे। फिर हाशिए के समुदाय को सशक्तिकरण होना चाहिए, गरीबों का, महिलाओं का, निचली जातियों का, इन सबका क्या हो, सशक्तिकरण हो। स्वदेशी भाषाओं को बढ़ावा देना, ज्ञान शासन को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने और अंग्रेजी के प्रभुत्व को कम करने के लिए शिक्षा और प्रशासन में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की वकालत करी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है लोहिया जी के बारे में। अब अगला हमें देखना पड़ेगा जेपी के बारे में, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।